Good morning to all of you. So in the last class of economics, we have already completed that topic, that is growth and changing structure of employment, as well as changing structure of employment in the sector wise, and the changing structure of employment on the basis of status wise. And we have also started a topic, that is informalization of the Indian workforce. Okay, so in which we have studied that the basic important objective of development planning was that to provide the livelihood to all the people of the country. ठीक है, जितने भी country में people हैं उनको क्या है, जो भी एक decent livelihood है वो उतने कैपेबल हो जाएं कि वो अपने जो भी बेसिक लाइवलीहुड है, मिनिमम सब्सिस्टेंस को वो फुलफ़िल कर सके. ओके, सो इसमें ये देखा गया कि टेंडेंसी क्या हो रही है कि लोग जो पीपल हैं वो क्या कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी एंड देन टर्शरी सेक्टर को वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं. ओके, सो मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स स्टिल आर डिपेंड अपॉन दी फार्मिंग. ओके, बिकॉज अभी भी क्या है, हाफ ऑफ दी जो वर्कफोर्स है उसमें भी 50% से भी ज़्यादा लोग क्या हैं, अभी भी फार्मिंग पे ही डिपेंड हैं, बिकॉज ये क्या है, उन लोग के लिए मेजर सोर्स है लाइवलीहुड का. ओके, सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ओवर दी ईयर्स क्वालिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट हैज़ नॉट बिकम बेटर. मतलब ओवर द ईयर्स डे बाई डे ईयर्स चेंज होते जा रहे हैं, बट जो ये क्वालिटी है वो क्या हो रही है, इम्प्रूव नहीं हो रही है. सो वी फाइंड अ स्मॉल सेक्शन ऑफ इंडियन वर्कफोर्सेस गेटिंग रेगुलर इनकम कंपेयर टू अदर्स. ओके, स्मॉल सेक्शन जो इंडियन वर्कफोर्स का, उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्कफोर्स है जिनको रेगुलर इनकम मिलती है. ठीक है, और कुछ ऐसे पीपल हैं जिनको रेगुलर इनकम भी नहीं मिल रही है, एंड अदर बेनिफिट्स भी उनको नहीं मिलता है. जो भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, मैटरनिटी लीव्स हो गई, आपको प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन्स, ये सारी क्या है, उनको नहीं मिलती है. सो दे आर ऑल्सो they get the private sector get a lower salary as comparison to another worker doing the same job in the public sector. Okay, क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में क्यों जॉब में उनको सैलरी क्यों कम मिल रही है एज़ कंपेरिजन टू पब्लिक, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. ऐसा कैसा एक्सप्लॉइटेशन कि बेसिकली ये देखा जाता है कि पब्लिक सेक्टर में जो हैं उनकी सैलरी क्या है, एकदम कंफर्म है कि उतनी मिलेगी, वो चाहे काम करेंगे कि नहीं करेंगे. बट प्राइवेट सेक्टर में ये होता है कि एक प्रेशर बना रहता है कि अगर वो उतना काम नहीं करेंगे तो दे कैन, द मेन हेड ऑफ द कंपनी, दे कैन ऑल्सो डिटेक्ट देयर सैलरी. और एज वेल उसमें क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा है. ऐसा है कि उन्हें कोई मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट की कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जो वर्कर हैं वो कैसे काम करें. उनका मेन मोटिव यही है कि प्रॉफिट को मोर एंड मोर अर्न करना. कैसे वो प्रॉफिट को अर्न करेंगे, इसलिए क्या है, वो लोग एक्सप्लॉइटेशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि ओवर एंड ओवर बर्डनड हो जाता है, इसलिए उनकी सैलरी पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है. सो द स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया में कैसे डिवाइडेड है, 2 में डिवाइडेड है, फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड, उसमें डिवाइडेड है. सो फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ऑल दी public sector establishment and those private sector establishment which employ 10 or more hired worker are called formal sector establishment. Employees working in such establishment are called formal sector worker. ठीक है, जो भी वर्कर क्या हैं, all the public sector establishment and those private sector establishment जिसमें जो भी एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयड है, वो कितने हैं, 10 और मोर हायर्ड वर्कर, और 10 है या उससे ज़्यादा हायर्ड वर्कर हैं, उनको क्या बोलते हैं, फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं. ठीक है, सो एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन सच एस्टेब्लिशमेंट आर कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर वर्कर. उनको फॉर्मल सेक्टर वर्कर बोलते हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट, ऑल दोज पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट मीन जितने भी सारे पब्लिक सेक्टर के हैं, एज वेल एज एंड दोज प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट विच एम्प्लॉय 10 और मोर हायर्ड वर्कर, जिसमें 10 और उससे ज़्यादा क्या है, हायर्ड वर्कर हैं, दे आर कॉल्ड एज दी फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट. सो गवर्नमेंट
द गवर्नमेंट थ्रू लेबर लॉ इनेबल देम टू प्रोटेक्ट देयर राइट इन वेरियस वे। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट जो लेबर्स लॉज बनाए गए हैं कि इतनी उनको इनकम मिलनी है, इतना उनको एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना है, तो इस सारे के थ्रू क्या करती है गवर्नमेंट, उनको जो भी उनके राइट्स हैं, जितने भी उनके राइट्स हैं, उनको क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थ्रू दी लेबर लॉज, जो भी सर्टेन लॉज बने हुए हैं उनके थ्रू वो क्या करेगी, जो भी जितने भी वर्कर्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। ओके, सो द वर्कर आर entitled to social security benefits such as provident fund, gratuity, pensions. These earn more than those in the informal sector. Okay, so these worker are entitled to social security benefit. इसमें क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है कि इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलती है। कैसी सोशल सिक्योरिटी, कि उनको प्रोविडेंट फंड मिलता है, अगर वो जॉब को क्या है, अगर वो हर मंथली उनके क्या होते हैं, कुछ फंड क्या होते हैं, डिडक्ट होते रहते हैं। एट द एंड जब वो जॉब को चेंज करते हैं या लीव करते हैं उस जॉब को, तो उनको क्या है, प्रोविडेंट फंड मिलता है। मींस जितना भी हर मंथ उनका डिडक्ट हुआ है उनकी सैलरी का, फिर एट द एंड उनको मिल जाता है। ग्रेचुटी में क्या है, ग्रेचुटी में अगर कोई वर्कर 5 साल तक किसी कंपनी में, सेम कंपनी में काम किया है, इस कंडीशन में उसको एंड में क्या होगा, एक फ़ंड मिलेगा। अगर वो बिलो 5 ईयर्स किसी की भी कंपनी में है तो उसे कोई भी ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। ओके, एंड पेंशन यू नो ऑलरेडी, कि पेंशन क्या होता है, जब भी कोई रिटायर होता है तो उसको पेंशन मिलता रहता है, कि उसकी सैलरी अगर उसकी 40,000 सैलरी है तो उसको 50% उसके पेंशन मिलता है, मतलब उसके रिटायरमेंट के बाद भी ऑलमोस्ट 20,000 उनको क्या है, एक एज अ पेंशन मिलता है। सो दीज अर्न मोर देन दोज इन द इनफॉर्मल सेक्टर। ये सारे क्या है, जो अर्निंग है ये मोर देन दोज इन द इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा बेनिफिट किस में मिलता है, फॉर्मल सेक्टर में। सो दीज वर्कर फ्रॉम ट्रेड यूनियन हैव स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर एज देयर राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द वेरियस लेबर लॉ। सो इस सेक्टर में जितने भी वर्कर हैं फॉर्मल सेक्टर में, दे कैन फॉर्म द ट्रेड यूनियन। ये क्या कर सकते, जो हम लोग ने रेगुलर सैलरीड पढ़ा था ना, रेगुलर सैलरीड में क्या होता था, दे कैन फॉर्म द ट्रेड यूनियन। वो ट्रेड यूनियन बना सकते थे, मतलब एक कोई यूनियन का हेड बना लेंगे, उसके अंडर इतने सारे वर्कर्स हो जाएंगे, फिर वो क्या सकते हैं, और एज वेल एज दे हैव ऑल्सो दी बार्गेनिंग पावर। अगर उनको कोई भी अपनी सैलरी को चेंज करना है या इंक्रीज़ करवाना है या और अदर टाइप के बेनिफिट्स को लेना है, तो वो कोई ना कोई एक यूनियन में होके वो अपनी बात को अपने हेड के सामने रख सकते हैं। ओके, एंड दे हैव ऑल्सो द स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर। ठीक है, उनके पास बार्गेनिंग पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। एज देयर राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द वेरियस लेबर लॉज। जो उनकी राइट्स हैं वो क्या है, जितने भी लेबर्स लॉज बनाए गए, लॉज जो हैं उनके थ्रू क्या है, वो उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। ऐसा नहीं है कि उसके अगेंस्ट उनका कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा करेगा तो वो उसके अगेंस्ट केस भी कर सकता है कि जितने भी उसके लॉज थे वो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो इस कंडीशन में वो उसके अगेंस्ट जाके कुछ केस भी कर सकता है। सो अकॉर्डिंग टू डेटा collected in 2016, 30 million workers out of 473 million workers are working in the organized or formal sector. In other words, just 6% of the total workforce is in formal sector. Okay, डेटा एक कलेक्ट किया गया था इन 2016 में, तो 473 मिलियन क्या हैं, आपके वर्कफोर्स हैं। ठीक है, उस 473 मिलियन में 473 मिलियन क्या हैं, वर्कफोर्स हैं, जिसमें ओनली 30 मिलियन वर्कर ऐसे हैं जो कहाँ पे काम करते हैं, फॉर्मल सेक्टर में। ओके, अराउंड 6% टोटल परसेंटेज का, टोटल वर्कफोर्स का अगर हम लोग निकालेंगे तो बस जस्ट 6% पीपल आर इंगेज्ड इन द फॉर्मल सेक्टर। ओके, और ऑल जितने अदर हैं वो क्या हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में। तो फॉर्मल सेक्टर में जो भी हैं उनको क्या मिलती है, एक रेगुलर सैलरीड मिलती है, एंड दे हैव ऑल्सो दी टू मच सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, कि उन्हें प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन्स भी मिलते हैं, एज वेल एज दे हैव ऑल्सो फॉर्म दी ट्रेड यूनियन भी वो फॉर्म कर सकते हैं। दे हैव ऑल्सो दी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर, उनके पास बार्गेनिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग होती है, और एज देयर राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय दी वेरियस लेबर लॉ। ठीक है, उनके जो भी राइट्स हैं उसको डिफरेंट लेबर लॉज के थ्रू उनको प्रोटेक्ट भी किया जाता है। ओके, और इन दी इनफॉर्मल सेक्टर और द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, all private sector establishment which employ less than 10 workers are called
इसमें इनफॉर्मल में बस प्राइवेट सेक्टर आएंगे, ओके। और उसमें कौन से आएंगे, पब्लिक सेक्टर सारे, और प्राइवेट सेक्टर में क्या है, मोर देन 10 हायर्ड वर्कर। गॉट इट। अगर हम लोग बात करते हैं इनफॉर्मल की और इनफॉर्मल, तो फॉर्मल में सारे पब्लिक सेक्टर आ गए, और प्राइवेट सेक्टर के साथ कंडीशन क्या है कि उसमें 10 मोर देन 10 क्या होने चाहिए, हायर्ड वर्कर होने चाहिए। और इनफॉर्मल में क्या है, इसमें सारे ही प्राइवेट सेक्टर आएंगे, जिसमें क्या है, जो भी एम्प्लॉयड किए हैं वो लेस देन 10 होने चाहिए, लेस देन 10 हायर्ड वर्कर, ओके। सो सिंपल, यही डिफरेंस है दोनों का। तो ऑल प्राइवेट सेक्टर इंस्टेब्लिशमेंट which employ less than 10 worker are called informal और unorganized sector establishment। इसमें सारे ही प्राइवेट सेक्टर आएंगे, जिसमें जो भी एम्प्लॉयड हैं वो लेस देन 10 वर्कर्स होंगे, दे आर कॉल्ड एज द इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। सो एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन सच एस्टेब्लिशमेंट आर कॉल्ड इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, ओके। जो भी एम्प्लॉयज़ इस वाले एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं जिसमें लेस देन 10 वर्कर होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, informal sector workers। So these worker are not entitled to social security benefits। इसमें क्या है, जो भी informal sector में और unorganized sector में वर्क कर रहे हैं उन्हें कोई भी social security benefits नहीं मिलेगा, लाइक पेंशन नहीं मिलेगा, प्रोविडेंट फंड नहीं मिलेगा, कोई भी ग्रेचुटी नहीं मिलेगा। These do not get the regular income। इसमें सारे क्या होते हैं, ज़्यादातर हायर्ड वर्कर ही होते हैं। They do not get the regular income। उनको कोई भी रेगुलर इनकम नहीं मिलती है। These do not have any protection from the government। और उन्हें उनके कोई भी लेबर लॉज नहीं होते हैं, उन्हें कोई भी गवर्नमेंट के थ्रू प्रोटेक्शन भी नहीं मिलती है कि अगर कोई उनके अगेंस्ट चला जाए तो वो जाके किसी के अगेंस्ट केस कर सकते, नहीं, इन लोग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। दे डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम दी गवर्नमेंट। उनको गवर्नमेंट से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिला होता है। सो दीज वर्कर कैन नॉट फॉर्म ट्रेड यूनियन। ये सारे वर्कर ट्रेड यूनियन भी नहीं बना सकते हैं। एंड दे हैव दी वीक बार्गेनिंग पावर। उनके पास वीक बार्गेनिंग पावर होती है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, ऐसे कैजुअल वेजेस लेबरर्स होते हैं स्मॉल लेवल पे, जिनके पास उनको अगर लो प्राइस में मिलती है तो दे कैन सेटिस्फाइड, क्योंकि उनको बेसिक यही है कि उनके मिनिमम सब्सिस्टेंस को वो फुलफ़िल कर सके। तो वो लोग ट्रेड यूनियन भी फॉर्म नहीं कर सकते, और उनके पास वीक बार्गेनिंग पावर होती है। एंड देयर राइट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द लेबर्स लॉ, ठीक है। और उनके जो भी राइट्स हैं उसको लेबर लॉज के थ्रू प्रोटेक्ट भी नहीं किया जाता, मतलब गवर्नमेंट कोई भी उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकती है। वर्कर आर डिसमिस्ड विदाउट एनी कॉम्पनसेशन, मतलब कोई भी कॉम्पनसेशन दिए बिना ही वर्कर को डिसमिस भी कर दिया सकता है, मतलब वर्कर्स को निकाल भी दिया जा सकता है, ठीक है। वर्कर आर डिसमिस्ड विदाउट एनी कॉम्पनसेशन, बिना कोई कॉम्पनसेशन किए, कोई मतलब सैलरी या कुछ भी वेजेस पेड किए हुए, कोई भी कॉम्पनसेशन दिए बिना ही उनको क्या किया जा सकता है, डिसमिस भी किया जा सकता है, ओके। सो दिस सेक्टर इंक्लूड्स मिलियन ऑफ फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ओनर्स ऑफ द स्मॉल इंटरप्राइजेज। सो टेक्नोलॉजी used in the informal sector enterprises is generally outdated. They usually also do not maintain book of account. It also includes non-farm casual wage laborers who work for more than one employers, such as construction worker, head load workers. Okay, so इस सेक्टर में कौन कौन आते हैं, मिलियन ऑफ फार्मर्स, जो भी सारे फार्मर्स हैं वो आते हैं। एग्रीकल्चरल लेबरर्स आते हैं, जितने भी एग्रीकल्चर में काम करते हैं वो आते हैं। ओनर्स ऑफ द स्मॉल इंटरप्राइजेस, जो भी स्मॉल इंटरप्राइजेस ओपन करके है उसके ओनर्स आते हैं, एक्सेट्रा। टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द इनफॉर्मल सेक्टर इंटरप्राइजेस इज जनरली आउटडेटेड। जो भी टेक्नोलॉजी इनफॉर्मल सेक्टर में यूज़ हो रही है वो सारी क्या होती हैं, बेसिकली दे आर आउटडेटेड होती हैं। वो सारी आउटडेटेड होती हैं, मीन्स अपडेटेड वर्जन नहीं होता है किसी भी टेक्नोलॉजी का, वो सारी आउटडेटेड वर्जन होता है। दे यूजुअली ऑल्सो डू नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। वो लोग किसी का अकाउंट भी नहीं प्रिपेयर करते हैं, कोई भी मेंटेनेंस उनका नहीं होता है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, वो सब यूजुअली ये सब भी काम नहीं करते। कोई भी लेबर है या कोई भी फार्मर है, क्या आप लोग देखें कि कोई वो बुक अकाउंट का ऐसे बनाता है, नहीं। तो ये लोग कोई भी ऐसा बुक ऑफ अकाउंट भी प्रिपेयर नहीं करते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड नॉन फार्म कैजुअल वेज लेबरर्स, ठीक है। इसमें क्या आते हैं, वो सारे भी नॉन फार्म, जो भी नॉन फार्म में काम करते हैं, मतलब फार्म में ना काम करके कोई अदर काम करते हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। हु वर्क फॉर मोर देन वन एम्प्लॉयर,
जो एक एम्प्लॉयर्स की जो जितनी कैपेसिटी होती है वो उससे ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। जैसे मेरी कैपेसिटी कुछ होगी ना, तो उससे ज़्यादा मैं क्या कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, ठीक है। तो हु वर्क फॉर मोर देन वन एम्प्लॉयर, मतलब एक एम्प्लॉयर से मतलब उसका अकेले का काम वो 2-3 लोग के अकॉर्डिंग होता है, मीन्स 2-3 लोग के मिला के वो एक अकेले काम करता है, सच एज कंस्ट्रक्शन वर्कर। ये सारे क्या है, नॉन फार्म हो गए ना, ये फार्म में काम नहीं कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग बन रही है, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड हेड लोड वर्कर जो क्या होते हैं, जो ईंटें वीटे या जितने भी सीमेंट की बोरी होती है वो सिर पे लेके जाना, ये सारे क्या है, हेड लोड वर्कर, सारे इंक्लूड इसी में होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डेटा कलेक्टेड इन 2016, अराउंड 30 मिलियन वर्कर आउट ऑफ 473 million worker are working in the formal sector, around 6%. In other words, about 94% of the total workforce is in the informal sector. Just imagine the difference between formal and informal, कि बस 6% लोग ही क्या हैं, फॉर्मल सेक्टर में, और अराउंड 94% पीपल क्या हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में। जस्ट इमेजिन कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में। सो in formal sector, development planning envisaged that as the economy grows, more and more worker would become formal sector worker, and the proportion of worker engaged in the informal sector would dwindle, but this didn't happen in India. जो डेवलपमेंट की प्लानिंग हुई, जो प्लानिंग के लिए हम लोग ने जो भी प्लानिंग किया था कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होगा, तो उसमें यही देखा गया कि जैसे ही इकोनॉमी ग्रोज होगी तो मोर एंड मोर वर्कर क्या होंगे, फॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे। मतलब उनको क्या होगा, सारी सोशल बेनिफिट्स भी मिलेगी, दे कैन फॉर्म दी ट्रेड यूनियंस एज वेल एज दे कैन दी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर, उन्हें उनके लॉस को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, एंड द प्रपोर्शन ऑफ वर्कर इन द इनफॉर्मल सेक्टर वुड dwindle, और जो भी प्रोपोर्शन है वर्कर का, दे आर इंगेज इन द इनफॉर्मल सेक्टर, वो भी क्या होंगे, dwindle मीन्स डिके हो जाएंगे और डिक्लाइन कर जाएंगे। बट दिस डिडेंट हैपन इन इंडिया। इंडिया में ये ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। ये सब क्या है, बस एक पेपर वर्क की बात हो गई थी कि अगर डेवलपमेंट होगा, प्लानिंग की जैसी इकोनॉमी ग्रोज होगी तो जितने सारे वर्कर्स हैं इनफॉर्मल से वो फॉर्मल में हो जाएंगे, और इनफॉर्मल के क्या होंगे, जो वर्कर इंगेज्ड हैं जिसमें, वो डिक्लाइन कर जाएंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओके, सो आउट ऑफ 30 मिलियन फॉर्मल सेक्टर, ओनली 6 मिलियन, दैट इज़ अबाउट 21% आर women. In the informal sector, male worker account for 69 for workforce. ओके, ठीक है। तो 13 मिलियन फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स हैं, ओनली 6 मिलियन उसमें से क्या हैं, मतलब देखिए, आउट ऑफ 30 मिलियन फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, ओनली 6 मिलियन, दैट इज़ अबाउट 21% आर वुमेन। उसमें से क्या हैं, 21% क्या हैं, विमेन हैं। ओके, सो इन द इनफॉर्मल सेक्टर मेल वर्कर अकाउंट फॉर द 69% ऑफ वर्कफोर्स, और 60 इनफॉर्मल सेक्टर में क्या, मेल वर्कर कितने हैं, 69% ऑफ वर्कफोर्स में 69% क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर में मेल वर्कर हैं। ओके, सो वी ऑब्जर्व दैट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हैज़ डिक्लाइंड इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर and has increased in the unorganized or the informal sector. This situation is termed as the informalization of workforce. It refers to a situation when the proportion of workforce in the informal sector to total workforce increases. Okay, so we observed that, ये हमने ऑब्जर्व किया कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट क्या हो गई है, वो डिक्लाइन कर गई इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर। इन ऑर्गेनाइज सेक्टर मीन्स फॉर्मल सेक्टर में क्या हो गया कि जो भी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन कर गई है, एंड हैज़ इंक्रीज इन दी अनऑर्गेनाइज्ड और दी इनफॉर्मल सेक्टर। और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। मीन्स जो नंबर ऑफ पीपल, द वन हु आर इंगेज इन द फॉर्मल सेक्टर, इट इज़ डिक्लाइंड, एंड द वर्कर हु आर doing their activities, economic activities in the informal sector, it has been increased। ये इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनका जो इंगेजमेंट है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, और जो फॉर्मल सेक्टर में वो डिक्लाइन होता जा रहा है। ये इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का। इनफॉर्मल मतलब वर्कफोर्स जो भी है, टोटल पॉपुलेशन है, टोटल वर्कफोर्स है जो काम कर रही है, वर्किंग पीपल हैं,
उनका क्या है, इनफॉर्मल की ओर वो शिफ्ट हो रहे हैं, फॉर्मल की जगह वो इनफॉर्मल की ओर शिफ्ट हो रहे हैं. इट रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन द प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर टू द टोटल वर्कफोर्स इंक्रीजेस, कि जो भी टोटल वर्कफोर्स में इनफॉर्मल सेक्टर क्या क्या है, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. ओके, इसी को क्या बोलते हैं, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स. नेक्स्ट वन इज owing to the efforts of the ILO, that is International Labour Organization, the Indian government has initiated the modernization of the informal sector, enterprises and provision of the social security measures. Okay. Owing to the efforts of the ILO, इसके जो efforts है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, तो द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर. ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है कि इनफॉर्मल सेक्टर को मॉडर्नाइज करना, इंटरप्राइजेस को मॉडर्नाइज करना एंड प्रोविजन ऑफ दी सोशल सिक्योरिटी मेजर्स. ओके, तो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को भी क्या किया है, उन्होंने प्रोविज़न उसका भी मॉडर्नाइज किया है, उसमें भी इंक्रीज़ किया है. नाउ सी हियर द रीज़न इज़ गिवन दैट द रीज़न ऑफ डिक्लाइन एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर, कि क्यों जो एम्प्लॉयमेंट है वो फॉर्मल सेक्टर में डिक्लाइन हो रहा है. द डिक्लाइन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर इज़ ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991. इसका मेन और बेसिक रीज़न यह हो गया है, जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था 1991 में, डेट इज़ LPG, उसकी वजह से डिक्लाइन हो रहा है. विच इनकरेज प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से मोर एंड मोर प्राइवेटाइजेशन हुआ था. जितने भी पब्लिक सेक्टर थे वो भी क्या हो गए थे, प्राइवेट में चेंज हो गए थे. और डिसइन्वेस्टमेंट की जो भी गवर्नमेंट के सेक्टर वो थे, सारे शेयर कैपिटल थे, वो जो भी सारे पब्लिक के थे वो क्या थे, वो प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने सेल कर दिया था. तो इनकी वजह से ज़्यादातर प्राइवेट का क्या है, ज़्यादा ही इनकरेज किया गया, इसलिए जो एम्प्लॉयमेंट है फॉर्मल सेक्टर में वो डिक्लाइन होता गया. Existing establishment in formal sector tend to shift to capital intensive technology to be more competitive, hence some person are rendered unemployed. जो भी फॉर्मल सेक्टर में जो वर्किंग है वो लोग पीपल किसकी ओर शिफ्ट हो गए, कैपिटल इंटेंसिव की तरफ. तो जब कैपिटल इंटेंसिव की तरफ शिफ्ट हो गए तो मोर एंड मोर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से पीपल जो हैं, जो लेबर इंटेंसिव है, वो लोग अनएम्प्लॉयड होते चले जा रहे हैं. अब जब जहाँ पे मशीन आ गई, जहाँ पे पहले वर्कर काम कर रहे थे, अब मशीन वहाँ पे आ गई फॉर्मल सेक्टर में, तो अब क्या हो रहा है कि लोग पीपल को क्या करेंगे, निकाल देंगे कि आपको काम की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मशीन है जो काम कर रही है. इसलिए पर्सन क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गए. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन फॉर्मल सेक्टर आर नॉट ग्रोइंग. I think it is the most important the reason, because as you see कि जो भी हमारी कंट्री में जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के कोई भी फॉर्म आते हैं, वो फॉर्म अगर आज फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं, अगर फॉर्म 2016 में फिल हो रहा है तो 2020 तक उसका कोई एग्ज़ाम ही नहीं होता. ये क्या है, अगर 2016 में आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको एग्ज़ाम कराओगे तो ही ना लोग पब्लिक सेक्टर में जाके वर्क करेंगे. वहाँ पे कुछ भी हो ही नहीं रहा है. अगर फॉर्म आपका 2014 में हुआ है, अगर उसका एग्ज़ाम 2016 में हुआ है, तो 2020 तक उसका कोई रिज़ल्ट ही नहीं आया, कोई किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही है. तो पीपल क्या करेंगे, वो लोग कहीं और ही ना शिफ्ट होंगे कि जब मुझे यहाँ काम नहीं कर रहा है, मिल रहा है, और हमको अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ तो फुलफ़िल करना है. अब ऐसा तो है नहीं कि बिना खाए कोई रह पाएगा. तो लोग शिफ्ट किस पे हो जाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर पे, क्योंकि कोई भी अपॉर्चुनिटी उनको मिलती नहीं. सो दीज ऑल आर दी रीज़न इन दी डिक्लाइन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन दी फॉर्मल सेक्टर, कि क्यों फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन कर रही है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द डिफरेंस बिटवीन दी formal and informal sector. So first one is, it is an organized sector which includes all the public sector enterprises and private sector enterprises which employ 10 or more than 10 workers. Okay, ये organized sector होता है जिसमें सारे public sector आते हैं, public sector इसी में आएंगे, और private sector में वही आएंगे जिसमें जो employ करेगा 10 और more than 10 workers. 10 और 10 से ज़्यादा अगर वो वर्कर्स को एम्प्लॉय करेगा, देन उसको हम लोग किस में बोलेंगे, प्राइवेट इंटरप्राइजेस में. दे ऑल आर इन द फॉर्मल सेक्टर. बट इन द केस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, इट इज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर विच इंक्लूड्स ऑल द प्राइवेट सेक्टर. इसमें बस प्राइवेट सेक्टर ही आएंगे विच एम्प्लॉय लेस देन 10 वर्कर, जिसमें 10 वर्कर्स से कम लोग काम करते हों. ओके, नेक्स्ट इज
एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन दिस सेक्टर आर नोन एज फॉर्मल सेक्टर, और फॉर्मल वर्कर्स, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज़ इसमें काम कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, फॉर्मल वर्कर. एंड एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर आर नोन एज इनफॉर्मल वर्कर्स. ओके. नेक्स्ट वन इज़ द वर्कर आर इंटाइटल्ड टू दी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. जो भी वर्कर फॉर्मल सेक्टर में वर्क कर रहे हैं उनको क्या है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलती है, लाइक मैटरनिटी बेनिफिट्स हो गया, आपका ग्रेचुटी हो गया, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ये सारी फैसिलिटीज़ उनको मिलती है. बट इन द इनफॉर्मल सेक्टर द वर्कर आर नॉट इंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. उनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलती है. नेक्स्ट वन इज़ द वर्कर इन दिस सेक्टर कैन बी फॉर्म ट्रेड यूनियन. ठीक है, इसमें क्या है, ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं. एज वेल एज दे हैव स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर. द वर्कर इन दिस सेक्टर कैन नॉट फॉर्म ट्रेड यूनियन. और ये लोग इनफॉर्मल सेक्टर में वो लोग कोई भी ट्रेड यूनियन को फॉर्म नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अकॉर्डिंग टू 2009-10 डेटा 6% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन एम्प्लॉयड इन द फॉर्मल सेक्टर. बस 6% ही क्या हैं, वर्कर एम्प्लॉयड है फॉर्मल सेक्टर में, और 94% टोटल वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इन द इनफॉर्मल सेक्टर. और 94% लोग पीपल क्या हैं, वर्कफोर्स एम्प्लॉयड हैं इनफॉर्मल सेक्टर में. ओके. So it is the basic difference between the formal sector and the informal sector. Now the next topic is unemployment. Okay. So yes, unemployment is a challenge which is generally found in every economy, whether developed or less developed. Unemployment refers to a situation in which all those who are able and willing to work fail to find work that earns them a living. ओके. अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक चैलेंज है विच इज़ जनरली फाउंड इन एवरी इकॉनमी, जो हर एक इकॉनमी में फाउंड होती है, वेदर डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड, वेदर वो कंट्री डेवलप्ड हो या लेस डेवलप्ड हो, हर जगह ये एक अनएम्प्लॉयमेंट की एक प्रॉब्लम एक एज अ चैलेंज लिया जाता है. सो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क. इसमें वो सारे पर्सन आते हैं जो एबल हैं, कोई काम करने के एबल हैं, एंड दे आर विलिंग, वो करना चाह भी रहे हैं, बट फेल टू फाइंड वर्क. वो लोग क्या है, फेल हो गए फाइंड वर्क दैट अर्न्स देम अ लिविंग, जिससे वो उसके थ्रू वो लिविंग कर सकते हैं. ओके. इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन द पीपल आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू डू वर्क. मतलब दे पीपल आर एबल, वो काम करना चाह रहे हैं और उसके लिए कैपेबल भी हैं, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड द जॉब फॉर देयर दैट अर्न्स देम अ लिविंग, कि जिसके थ्रू वो अपनी लिविंग को फुलफिल कर सकें. सो NSSO मीन्स नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस अनएम्प्लॉयमेंट एज अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु owing to lack of work are not working but either seek work through the employment exchanges, intermediaries, friends or relatives, or by making application to prospective employers or express their willingness to or availability of work under the prevailing condition of work and remuneration. Remuneration means the salary जो उनको मिलती है उसमें, और the wages. So NSSO ने क्या डिफ़ाइन किया है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ऑल दोज हु ओइंग टू लैक ऑफ वर्क, जिनको पास कोई भी वर्क नहीं है, आर नॉट वर्किंग, वो वर्क नहीं कर रहे हैं, और इधर सीक, और वो सीख कर रहे हैं मतलब चाह रहे हैं काम करना, ढूंढ रहे हैं काम थ्रू दी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो भी जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी या न्यूज़ मिलती है, इंटरमीडियरीज़ के थ्रू, या किसी और को भी वो कहते हैं, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को कहते हैं कि आप कोई भी जॉब पता करो, कहीं पे जॉब हो तो मुझे बताओ. और बाय मेकिंग एप्लीकेशन टू दी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स, कोई भी जो एम्प्लॉयर्स है जो जॉब दे रहा है उसको एप्लीकेशंस दे के थ्रू बोलते हैं कि जॉब चाहिए, और एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर वर्क, और वो अपनी विलिंगनेस की वो कितना काम करना चाह रहे हैं, एज वेल एज अवेलेबल भी हैं वो वर्क के लिए अंडर द प्रिवेलिंग कंडीशन, किसी भी कंडीशन ऑफ वर्क एंड रिम्यूनरेशन, मीन्स कोई काम के लिए और सैलरी के लिए. ओके. दे आर टू मच इंटरेस्टेड, वो काम करना चाह रहे हैं बट दे आर नॉट गेटिंग दी वर्क. So many people in the rural areas do not go out of search for a job but stay home when there is no work. तो इसलिए जो बहुत सारे people हैं, many people in the rural areas do not go out to search, कि वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं कि जॉब को सर्च करने के लिए,
फॉर बट स्टे होम, वो घर पे ही रहना चाहते हैं व्हेन देयर इज़ नो वन, उनके पास कोई काम नहीं रहता है, तो वो क्या है, जैसे यहीं पे घर पे हैं वो रूरल एरियाज़ में हैं, अब उनको जॉब अगर करना है तो उनको कहीं तो स्विच करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा, वो कहीं जाएंगे नहीं, वो क्या करेंगे, घर पे पड़े रहेंगे कि रूरल एरिया में फाइंड आउट करेंगे, कहीं मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो वो ऐसी कोई काम नहीं करेंगे। सो देयर आर वेराइटी ऑफ वेज बाय विच एन अनएम्प्लॉयड पर्सन इज़ आइडेंटिफाइड, तो इसके लिए बहुत सारे वेज़ हैं जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन अनएम्प्लॉयड है। सो इकोनॉमिक्स डिफाइंड unemployed person as one who is not able to get employment of even half hour in a half a day, 1 hour in a half a day। तो इकोनॉमिक्स जो है, डिफरेंट इकोनॉमिक्स, उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि अनएम्प्लॉयड पर्सन वो हैं हु इज़ नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट, कि वो जो क्या है, वो काम उनको नहीं मिल रहा है, और इवन 1 hour in a half, आधे दिन में उनको 1 घंटे का भी, अगर 24 आवर्स में 12 आवर्स में भी उनको 1 घंटे का भी काम नहीं मिल रहा है, so they all are the unemployed। Okay, so thus unemployment is a situation when all those who are able and willing to work fail to get job at the prevailing wage rate। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहाँ पे वर्कर्स क्या है, दे ऑल आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, वो काम करना चाह रहे हैं बट फेल्स टू गेट दी जॉब, बट वो फेल हो गए हैं कि जॉब पाने के लिए एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, जो भी वेज रेट एग्जिस्ट करी है उस पर वो जॉब पाने के लिए क्या है, फेल हो गए हैं। सो अनएम्प्लॉयमेंट मेजर इनवॉलेंट्री आइडलनेस ऑफ द इंडिविजुअल, इसका मतलब यही है कि मतलब इनवॉलेंट्री मीन्स कि वो बिना चाहते हुए भी, आइडलनेस मीन्स वो खाली पड़े हुए हैं, पैसिव हैं, इनएक्टिव हैं ऑफ द इंडिविजुअल। अनएम्प्लॉयमेंट का सिंपल सा मतलब है कि मुझे क्या है, मैं नहीं भी चाह रही हूँ, मतलब मेरे को काम करना है बट तो भी मुझे काम नहीं मिल रहा और मैं ऐसे खाली पड़ी हुई हूँ, इट इज़ कॉल्ड दी सिंपल सी अनएम्प्लॉयमेंट। मेरा काम करने का मन है बट मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, so it's all about your today's class. We will continue further in the next class. Okay, thank you.